सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के ढेर सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारी टॉपिकों की लिस्ट है कुछ इस प्रकार से, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आवेश, कि आवेश क्या होता है। उसके बाद में आवेश के प्रकार के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद आवेश के गुण, उसके बाद विद्युत धारा, इसके बाद विद्युत परिपथ, उसके बाद विद्युत विभव और उसके बाद विद्युत विभवांतर। तो इस तरीके से ही आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, और प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार का और कैसे किया जाता है उसके बारे में, और विद्युत शक्ति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो क्या है आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आवेश होता क्या है। तो आवेश हमारा होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रवाह कुछ इस तरीके से होते हैं। प्रवाह का मतलब होता है किसी चीज का बहना। तो हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन कुछ बहते हैं। ठीक है, सो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं, और इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। इस डेफिनेशन से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, जो है Q बराबर Ne, जहाँ पर हमारी ये N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। क्या? N है हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक है, और हमारे आवेश का कूलम, वो आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। अब हम आवेश समझ गए। अब हम समझते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है धनात्मक आवेश और फिर ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने धनात्मक आवेश को। ठीक है, तो धनात्मक आवेश हमारे होते हैं कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम हो तो उस वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम हो किसी वस्तु पर तो क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, धनात्मक आवेश समझ गए। अब हम समझते हैं ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश क्या होता है? धनात्मक आवेश का उल्टा होता है कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक हो तो उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्या? अधिकता, यानी कि अधिक होते हैं किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, तो उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा धनात्मक आवेश जब होगा जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और ऋणात्मक आवेश जब होगा जब हमारी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम धनात्मक और ऋणात्मक की वस्तुएं एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपके पास दो वस्तु हैं। तो उसमें पहली वस्तु की तुलना अगर हम दूसरी वस्तु से करें तो आपको दिखेगा कि पहली वस्तु में हमें 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। एक ये, 2, 3 और एक 4। तो हमारे कितने दिख रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। जबकि हमें दूसरी वस्तु में कितने दिख रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो पहली वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है दूसरी वस्तु की अपेक्षा, तो पहली वस्तु पर हमारा धनात्मक आवेश होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। और अगर दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो उस पर कैसा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो हमने अभी तक ये तो पढ़ा था कि धनात्मक जिन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है
तो उन पर क्या होता है, धनात्मक आवेश, और अगर अधिकता होती है तो ऋणात्मक आवेश। तो वही वस्तु हमें दिख रही है। ठीक है, अब हम धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आवेश के गुण क्या होते हैं। तो हमारे आवेश का सबसे पहले नंबर का गुण है कि जब हमारा आवेश कैसी अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था का मतलब होता है कि कोई वस्तु हमारी रुकी हुई अवस्था में है। कैसी? स्थिर वस्तु का मतलब कैसा है, रुकी हुई अवस्था से है। अगर हमारी आवेश रुकी हुई अवस्था में होता है तब केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। अगर हमारा आवेश रुकी हुई अवस्था में होता है केवल, तो हमें कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा गुण ये है कि अगर कोई आवेश जब हमारा आवेश कैसी अवस्था में होता है? जब हमारा आवेश गतिज अवस्था में होता है तब वैद्युत क्षेत्र तो करता ही करता है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्या? जब हमारा आवेश गतिज अवस्था में होता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, जब हमारा आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र करता है उत्पन्न, और जब हमारा आवेश गतिज अवस्था में होता है तब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगला गुण हमारा ये है कि समान आवेश, जब हमारे समान आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर हटने की कोशिश करते हैं। कैसे दूर हटने की कोशिश करेंगे? प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? दूर हटने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला गुण है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। क्या? विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। आकर्षण करने का मतलब है कि पास पास आने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से। आप एक दूसरे के आस पास आने की कोशिश करते हैं आकर्षण में। तो हमारा पहला क्या गुण क्या था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। उनके डायग्राम ये है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने के कितने तरीके होते हैं। यानी कि हम किसी वस्तु को आवेशित करना चाहें तो कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो हमारी वस्तुओं को आवेशित करने के मुख्य 3 विधियां हैं, जो हैं सबसे पहली है चालन विधि, फिर दूसरी है घर्षण विधि और तीसरी है प्रेरण विधि। यानी कि हम चालन द्वारा कर सकते हैं, घर्षण द्वारा कर सकते हैं और प्रेरण द्वारा कर सकते हैं। हालांकि इन विधियों के बारे में आप इंटर की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। आज अभी के लिए अब केवल इतना जान लें कि हम किसी वस्तु को 3 तरीक़ों से आवेशित कर सकते हैं। जो कौन कौन सी विधि है हमारी? चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा और एक घर्षण द्वारा। ठीक है, तो 3 विधियां हमारी हैं जिन तरीक़ों से हम आवेशित कर सकते हैं किसी वस्तु को। ठीक है, अब हम समझते हैं विद्युत धारा क्या होती है, यानी विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, तो विद्युत धारा हमारी क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं तब तो उसे विद्युत क्या बनता है? उससे आवेश। हमारा केवल इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं तब तो आवेश बढ़ रहा है, लेकिन जब आवेश प्रवाह होने लगते हैं हमारे तब विद्युत धारा बनती है, यानी कि विद्युत धारा होती है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और आपको इसी साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसमें आपको दिखा रहे हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में बह रहा है। तो करंट किस डायरेक्शन में बहता है? तो करंट हमारा इलेक्ट्रॉन के जिस साइड हमारे इलेक्ट्रॉन बहेंगे उसके विपरीत साइड हमारा करंट बहता है। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखें कि हमारे इलेक्ट्रॉन जिस तरफ बहते हैं या हमारे इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उसके विपरीत दिशा में हमारी धारा बहती है। ठीक है, तो हम धारा के बारे में समझ गए कि
आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका मात्रक जो ऐसा स्टैंडर्ड मात्रक है उसे हम एम्पियर होता है। क्या है? उसे हम एम्पियर है। तो हमारा इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है, तो हमारी इस डेफिनेशन से हमें एक फॉर्मूला मिलता है जो है I बराबर Q अपॉन T, जहाँ पर हमारी I है विद्युत धारा और Q है आवेश और T है हमारा समय। ठीक है, क्या दिख ही रहा है कि I हमारी विद्युत धारा है और Q हमारा आवेश है और T हमारी समय है। ठीक है, और इसका हमारा अन्य मात्रक है जो इस फॉर्मूले से बना है। तो हमारा फॉर्मूले से बना है जो है कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि Q का मात्रक होता है कूलाम और बट्टी का मतलब प्रति और T का मान होता है सेकंड। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है क्या? कूलाम प्रति सेकंड, बल्कि ऐसा ही मात्रक तो हमारा एम्पियर ही होता है। ठीक है, तो अब हम विद्युत धारा अच्छे से समझ चुके हैं और जो विद्युत धारा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसी के आधार पर एक प्रश्न हल कर लेते हैं। हालांकि प्रश्न जो आंकिक प्रश्न है उनकी वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। अभी के लिए हम प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न हल कर लेते हैं। तो ये प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो हमें दिया है विद्युत धारा हमें कितनी दी है? 0.5 एम्पियर। ठीक है, कितनी? 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा दी है। और हमें समय कितना दिया है? 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट। अब हमें मिनट को सेकंड में बदलना है। ठीक है, अब मिनट को हम सेकंड में बदलने के लिए करेंगे क्या? 60 से गुणा। ठीक है, जो हमने 10 में 60 से गुणा किया तो हमें कितने मिलेगा? 600 सेकंड। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है वो देख लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है? आवेश को ज्ञात करना है। और हमारा जो यूज्ड फॉर्मूला है जो हम इस प्रश्न में हल करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, अब हमें ये तो बात पता ही है कि हम जो चीज़ ज्ञात करते हैं वो एक साइड पर रखते हैं और बाकी वैल्यू दूसरी साइड भेज देते हैं। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। हमें केवल Q ज्ञात करना है, तो T को हम इस साइड भेज देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Q बराबर I T, यानी कि T उधर पहुंच जाएगा I के पास में। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा क्या? Q बराबर I T। अब हमें वैल्यू रखनी है। I हमें दी है कितनी? 0.5 और T हमें दी है कितना? 600 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? 0.5 इंटू 600 सेकंड। ठीक है, और हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 300 कूलम। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? Q बराबर हमारे पास आ गया 300 कूलम। तो हम इस तरीके से इस तरीके के प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो हालांकि हम और वीडियो में इसी तरह के अंक के प्रश्न हल करेंगे। अभी के लिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ हमारा होता है कि किसी विद्युत धारा के सतत मतलब होता है लगातार, यानी कि बिना टूटा हुआ। अगर कहीं पे टूटा है तो वो सतत नहीं कहलाएगा, यानी कि सतत होता है, कहीं पर वो टूटे ना, उसे हम क्या कहते हैं? सतत। तथा बंद पथ को, और वो बंद हो चारों साइड से, उस पर ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। यानी कि किसी विद्युत धारा के सतत मतलब बिना टूटे हुए, यानी कि लगातार चलता हो, तथा बंद पथ को और वो चारों साइड से बंद हो, तो उस तरीके के परिपथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। तो हमारा विद्युत परिपथ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या क्या दिया है? एक स्विच मतलब कुंजी, और एक विद्युत बैटरी और एक विद्युत बल्ब। ठीक है, तो हम विद्युत परिपथ को एक प्रैक्टिकल की मदद से समझते हैं। जो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है ये विद्युत परिपथ का ही है, लेकिन 3D में है। ठीक है, तो अभी तक देखिए यहाँ पे हम इस परिपथ को गौर से देखेंगे। परिपथ मतलब ये तार है, ये तार है। तो इसे हम अगर गौर से देखेंगे, इस तार को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये कहीं टूटा हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए टूटा हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पे जब तक ये टूटा हुआ है तार, जब तक ये तार टूटा हुआ है तब तक हमारी धारा नहीं चल रही है। जैसे ही हम अपने तार को कनेक्ट करेंगे तैसे ही हमारी धारा बहने लगेगी। ठीक है, तो हमने जैसे तार को हटाया
तैसे हमारे बल्ब जलना बंद हो गया। जैसे हम कनेक्ट करेंगे तैसे हमारा विद्युत बल्ब जलने लगेगा। तो इसी तरीके के परिपथ को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। परिपथ हमारा कैसा होना चाहिए, एकदम सतत होना चाहिए, मतलब कहीं टूटा हुआ ना। जैसे हम परिपथ को अपने तोड़ देते हैं तैसे हमारी विद्युत धारा रुक जाती है। जैसे ही हम स्विच को जोड़ेंगे तैसे ही हमारे विद्युत बल्ब जलने लगेगा, यानी कि धारा बहने लगेगी। ठीक है, आशा करता हूँ विद्युत परिपथ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में करना क्या था, अगर हमारा कहीं पर भी लाइन, ये विद्युत वायर मान लीजिए, तो हमारा विद्युत परिपथ अगर कहीं भी टूटा हुआ होगा तो विद्युत धारा रुक जाएगी कुछ इस तरीके से, और जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे तैसे हमारी विद्युत धारा चलने लगेगी। अब इसे हमें किताब में कैसे छपा दिखते हैं, इस तरीके का हमें किताब में दिखता है, जहाँ पे हमें कुंजी है और इस तरीके का हमें छपा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा 3D में है और ये हमारा किताबी तरीके का 2D मान लीजिए। ठीक है, तो इसे हम अगर फिर से जोड़ेंगे तो ये हमारी धारा बहने लगेगी और यहाँ पे बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है, तो यहाँ देखिए बल्ब हमारा कितने अच्छे से जल रहा है। ठीक है, अब हम विद्युत परिपथ समझ गए। अब हम समझते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत विभव हमारा होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, यानी कि किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि जो आपका एकांक क्षेत्र धनावेश है, कोई मान लीजिए आपके पास आवेश है, तो उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपके पास कोई धनावेश है। अब इसे विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ा, ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर था पहले, अब इसे यहाँ पे लाने में जो कार्य करना पड़ा उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो हमारा विद्युत विभव का एक इस डेफिनेशन से फॉर्मूला मिलता है, जो है V बराबर W/Q। ठीक है, जहां पर हमारी V है विद्युत विभव, W है किया गया कार्य और Q है विद्युत आवेश। ठीक है, Q क्या है, विद्युत आवेश। अब इससे हमें जो हमें इसके स्टैंडर्ड मात्रक हैं वो है ये जूल प्रति कूलम, जो कि हमें किससे फॉर्मूले से मिला है, और जो दूसरा मात्रक है वो क्या है, वोल्ट। ठीक है, तो हमें दो फॉर्मूले पता हैं, जूल प्रति कूलम जो कि फॉर्मूले से बना है, और एक होता है वोल्ट। ठीक है, अब इसकी हमें एक विमा पता है। विमा क्या होती है, mL2 T⁻³ और A⁻⁻1। ये आपके एग्जाम में आ सकती है ऑब्जेक्टिव टाइम में, mL2 T⁻³ और A⁻⁻1। ठीक है, तो विद्युत विभव अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर जो है वो विद्युत विभव का बड़ा भाई कह सकते हैं, यानी कि ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, तो ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसे ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो लगभग सेम ही इनका कार्य है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का। तो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास सेम ही मिलेगा, V बराबर W/Q, और जो जहाँ पर B बराबर विद्युत विभव और यहाँ पर भी B बराबर विद्युत विभव है, और W बराबर किया गया कार्य है, और Q बराबर विद्युत आवेश है, और इसके भी मात्रक हमारे जूल प्रति कूलम और वोल्ट हैं। ठीक है, और विमा भी इनकी सेम ही है, mL2 T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगले टॉपिक पर जाने से पहले इसके ऊपर एक प्रश्न कर लेते हैं, जो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, V बराबर W/Q। तो हमारा प्रश्न है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो ये हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कार्य निकालना है, जो हमें कार्य करना पड़ा वो। ठीक है, तो हमें कार्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले समझते हैं, तो सबसे पहले इसे हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले हमें देखते हैं कि दिया क्या क्या है। तो हमें दिया क्या है, विद्युत विभवांतर बराबर दिया है हमें 12 वोल्ट
ठीक है। विद्युत विभवांतर कितना दिया है 12 वोल्ट, और आवेश दिया है हमें 2 कूलम, और कार्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है B बराबर W/Q। तो जो चीज हमें, जिस भी चीज को हमें ज्ञात करना होता है उसे हम एक साइड रखते हैं और बाकी जो वेरिएबल है उसे दूसरी साइड भेज देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, W बराबर B/Q। ठीक है, W को हम इस साइड रखेंगे और Q को हम इस साइड भेज देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, W बराबर B/Q। और इस तरीके के जो हमें फॉर्मूला मिला W बराबर B/Q, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो B बराबर है हमारी 12 और इंटू Q का मान है हमारा 2। तो 12 × 2 हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा W बराबर 24 जूल, जो हमारा कार्य का मात्रक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो प्रश्न है वो हल करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोध। तो अब हम समझते हैं हमारा प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध है हमारा कि किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कि जो जिस चालक में जो धारा बह रही है उसे रोकने की कोशिश करता है। विरोध करने का मतलब रोकने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे, R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक है वो ओम होता है, और ओम का साइन कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ओम होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके का होता है, मतलब प्रतिरोध कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसका भी हम एक जो है एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, अपने सबसे पहले बैटरी लेंगे। ठीक है, अभी तो हमें पता चलेगा। तो हम सबसे पहले बैटरी लेते हैं एक। तो हमने एक बैटरी ली और इसमें हमने वायर लगाया, मतलब तार लगाया। ठीक है, और तार की जरूरत पड़ेगी हमें कुछ, तो हमने दोनों साइड से अपने तार कनेक्ट किए और इसे ऊपर की साइड ले गए। एकदम किताब वाला फील आना चाहिए, इस तरीके का हम बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। और हम तार को अपने इस तरीके के ले जाएंगे और इससे इस तरीके से मोड़ेंगे। ठीक है, अब हमें इस बीच में क्या लगाना है, प्रतिरोध। तो हमारा प्रतिरोध क्या है, रजिस्टर। तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो हमें इस प्रतिरोध को जैसे कनेक्ट करेंगे तो हमारी विद्युत धारा चलने लगेगी। अब यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का काम क्या है। तो अभी यहाँ पे आपकी आपकी जो बैटरी है उसकी क्षमता कितनी है, 9 वोल्ट। ठीक है, 9 वोल्टेज यानी कि बैटरी की क्षमता है। जैसे जैसे हम बैटरी की क्षमता बढ़ाएंगे, मान लीजिए हमने 50 वोल्ट कर लिया, यहाँ पे 50 वोल्ट या 50, चलो आपके लिए 100 कर लेते हैं पूरी। ठीक है, तो हमने कितनी कर ली, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट हो गया भाई। ठीक है, अभी हमने आपकी जो बैटरी की क्षमता है, बैटरी की पावर है वो 100 वोल्ट की कर ली। ठीक है, 100 वोल्टेज हमारी बैटरी के हैं। और अपने एक बार जो कैबिस जो प्रतिरोध है उसके हम क्षमता चेक कर लें, वो कितनी है, 10 ओम। ठीक है, हमारे 100 वोल्टेज की बैटरी है और प्रतिरोध है हमारा कितना, 10 ओम। ठीक है, 10 ओम का। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध का कमाल। तो प्रतिरोध की जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे तब देखिए क्या होता है। हमने अगर प्रतिरोध की जैसे जैसे पावर बढ़ाई, हमारी धारा घट रही है, यानी कि धारा की जो गति है वो कम हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान घटा रहे हैं वैसे वैसे धारा हमारी घट रही है, यानी कि धारा की चाल है वो आप देख ही पा रहे हो कम हो रही है। यानी कि ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, विद्युत जो आपकी विद्युत धारा बह रही है, अब हमने गति 0 कर दिया उसमें, तो बैटरी में आग लग जाएगी इस तरीके। ठीक है, तो हमें कर क्या रही है, जो प्रतिरोध का काम क्या है, वो विद्युत धारा को रोकना है। जैसे हम अपनी प्रतिरोध की क्षमता बढ़ा रहे हैं, अब देखिए कितना 100 कितनी 100 वोल्टेज की हमारी बैटरी थी। अब हम अगर 100 वोल्टेज, अगर 100 ओम का ही अगर प्रतिरोध लगा दें तो हमारी धारा कुछ इस तरीके की इतनी इतनी स्पीड से चलेगी धारा हमारी, कुछ कितनी इतने स्पीड से हमारी धारा चलेगी। अगर हमारी 100 वोल्ट की तो बैटरी है ही, 100 वोल्टेज की बैटरी की थी हमने, और 100 ओम का प्रतिरोध कर दिया, तो हमारी धारा कुछ इस स्पीड से बजेगी, इस स्पीड से
चलेगी। अब इस स्पीड से हम क्या ही चला सकते हैं, या तो ना तो बल्ब ही जलेगा और ना ही पंखा। एक बार हम बल्ब कनेक्ट करके देखते हैं बल्ब कितना जलता है। ठीक है, तो हम बल्ब कनेक्ट करें कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक कट लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे एक कट लगाते हैं एक। ठीक है, और इसे हम बल्ब से कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके के। ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा बल्ब कुछ इस स्पीड से जल रहा है। ठीक है, बल्ब कुछ इस स्पीड से जल रहा है। जो बल्ब है हमारा वो इस स्पीड से जलेगा अगर हमारे 100 ओम और पे। अब हम प्रतिरोध का मान घटा रहे हैं। देखिए, प्रतिरोध का मान घटा रहे हैं, तब देखिए बल्ब का स्पीड, जो बल्ब की स्पीड है, बल्ब के जलने की जो रोशनी है वो ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए बढ़ रही है, जैसे जैसे हमने घटा दिया तैसे तैसे बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमारी ये प्रतिरोध का काम है। अब प्रतिरोध का जैसे जैसे मान घटाएंगे वैसे वैसे हमारी जो बल्ब की स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रतिरोध का काम है। तो प्रतिरोध का काम क्या है, जो हमारी धारा है उसको रोकना। ठीक है, तो प्रतिरोध हम अच्छे से समझ गए। अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या है कि किसी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट परिच्छेद। अनुप्रस्थ काट परिच्छेद का मतलब होता है, ये कोई तार है तो इसका ये है, ये कुछ गोल तार होता है, इसका एकांक भाग लेके उसका अनुप्रस्थ काट की बात चल रही है, इस तरीके के होता है। तो अनुप्रस्थ एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो किसी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसकी कुछ और गुण हैं वो देख लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध एक नियतांक होता है, यह एक अदिश राशि है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो एक नियतांक होता है और ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ये एक अदिश राशि है और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं, रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसे जो है हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमें फॉर्मूला एक पता है, रो बराबर आर इंटू ए, जहां पर हमारी आर है प्रतिरोध, ए है क्षेत्रफल और एल है लंबाई। ठीक है, और इसका हमारा मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, और हमारे पास विमा है ml3 T⁻³ A⁻²। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है, इस चैप्टर की जो जान है वो है ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम हमारा क्या कह रहा है, तो ओम का नियम हमारा कह रहा है, यदि किसी चालक की, ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से करते हैं। तो ये क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं मतलब होती हैं जैसे ताप, चालक की ताप, लंबाई और क्षेत्रफल, यानी कि ताप लंबाई क्षेत्रफल और भी होती हैं आदि, में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात जो है वो नियत रहता है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था मतलब ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। तो इस डेफिनेशन से हमें एक फॉर्मूला मिलता है जो है बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर, बी अपॉन आई बराबर आर, जहां पर हमारी क्या, बी है विभवांतर, आई है विद्युत धारा और आर है प्रतिरोध। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ओम का नियम होता है। अब ओम का नियम के लिए एक मॉडल लेकर आए हैं आपके लिए जो इस तरीके का है। ठीक है, तो ओम का नियम हमारा कार्य कैसे करता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी इस आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो बैटरी की पावर है
तो हम बैटरी की पावर थोड़ी सी अच्छी खासी कर लेते हैं। जैसे हमने 5 वोल्ट की बैटरी कर ली आपकी, 5 वोल्ट की बैटरी कर ली। और जो अब देखिए, जैसे ही जैसे हम धारा का मान रेजिस्टेंस का मान घटाएंगे, ठीक है, जिस तरीके से हमने जैसे रेजिस्टेंस का मान घटाते हैं, तैसे तैसे धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस का मान घटा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी धारा का मान बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं, तैसे तैसे हमारी धारा घटती है। तो कुल मिला के बात ये है, जो हमारी धारा है, जो हमारे करंट है, वो सीधा सीधा किस पे है, किस पे निर्भर कर रहा है, प्रतिरोध पर। ठीक है, हम अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा, और प्रतिरोध का मान घटाएंगे तो हमारी धारा का मान बढ़ेगा। अब इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने प्रतिरोध पढ़ा था। उसमें क्या कह रहे थे, प्रतिरोध वैसे भी रोकता है विद्युत धारा को, तो वैसे भी नॉर्मल सी बात है कि जो प्रतिरोध है वो धारा को यहाँ भी रोकेगा। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है वो, जो हमारे अगर हम प्रतिरोध का मान घटा रहे हैं तो धारा अपने आप बढ़ रही है, और अगर प्रतिरोध का मान बढ़ा रहे हैं तो हमारी धारा घट रही है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम ओम का नियम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो हम कोई जो हमारे तार हैं, जो हमारे कनेक्शंस हैं, वे हम कितने रूप से कर सकें, कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य 2 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से, एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, तो हम 2 ही तरीकों से करते हैं ज्यादातर। कौन कौन से, समांतर क्रम संयोजन और एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने श्रेणी क्रम संयोजन, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन ढंग से आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इनके जो न्यूमेरिकल हैं वो अगली वीडियो में लाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं अपने, सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम कौन से होते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम हमारे होते हैं कि वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का, ठीक है, क्या पहले प्रतिरोध का, वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। यदि दो प्रतिरोधों से अधिक है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, मान लीजिए आपका एक सिरा प्रतिरोध का ये है, पहला मतलब ये प्रतिरोध है, तो पहला सिरा ये हुआ, ठीक है, दूसरा सिरा ये हुआ। तो क्या कर रहे हैं कि वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, 2 प्रतिरोध लेते हैं यहाँ पे, ये एक ये, इन दोनों प्रतिरोध को हमें श्रेणी क्रम से जोड़ना है। तो क्या रहे हैं, प्रतिरोध हमारे ये होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें सही दिख ना रहा है तो वो सही से बना लेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि दूसरे सिरा में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध ये है, इसका दूसरा सिरा ये है, ये दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ना है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये है, इसे हमें जोड़ना है किससे, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कि इसको इससे जोड़ना है। तो इस तरीके के जो जुड़ गया ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ गया इस तरीके से। और अब दूसरे सिरे को तीसरे के पहले से जोड़ेंगे इस तरीके से, ऐसे हमारी श्रेणी क्रम बन जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमारे कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि जो आपका प्रतिरोध का पहला जो सिरा है ये वाला, ये पहले सिरे का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये कहाँ जुड़ा है, सीधा जाके दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे में। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे में जुड़ा है। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई है। तो इस तरीके से हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, इसका हमारा फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला हमारा होता है आर बराबर, आर मतलब ये होता है तुल्य प्रतिरोध, आर टोटल कह सकते हैं हम। तो आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही हमारे आगे आ जाएंगे और आएंगे। अगर 4 हो तो R4
5 ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो इन्हें आपस में हम जोड़ते हैं तो हमारा आर टोटल यानी कि तुल्य प्रतिरोध मिल जाता है। ठीक है, जहां पर हमारे आर पहला प्रतिरोध, R1 पहला प्रतिरोध है, R2 दूसरा प्रतिरोध है और R3 तीसरा प्रतिरोध है। ऐसे अगर 4 प्रतिरोध होंगे तो प्लस में R4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये श्रेणी चलती रहती है। ठीक है, तो अब हम श्रेणी क्रम संयोजन समझ चुके, अब हम समझते हैं अपने समांतर क्रम संयोजन को। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन क्या है? वह संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रतिरोधों के एक तरफ के सभी सिरे जुड़े हों और दूसरी तरफ दूसरे सभी सिरे आपस में जुड़े हों। ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, हमारे लगातार ये कोई प्रतिरोध है तो इन्हें हम इसके एक सिरे से ये सब जुड़े हों और एक सिरे से और इन्हें बैटरी से जोड़ दें, तो इस तरीके संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हालांकि इनकी डेफिनेशन आपको नहीं पूछी जाती है, केवल इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, वो आपको हल करने होते हैं। ठीक है, और हम बता ही चुके हैं, आपको न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन तरीके से कराएंगे अगली वीडियो में। तो इसका डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो हमारा डायग्राम ये है जिसमें पहला जो हमारे तीनों प्रतिरोध हैं वो किस तरीके से जुड़े हैं। तो तीनों प्रतिरोध एक ही सिरे से जुड़े हैं, तो यही हमें यही बता रहे थे इस डेफिनेशन में। तो क्या होता है? तीनों सिरे एक ही, जो प्रतिरोध के जो दोनों सिरों में एक ही पॉइंट पर जुड़े होते हैं, तो ये हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन आर वन बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से हमारे अगर 4 प्रतिरोध होंगे तो 1/R4 ऐसे ही जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अब इसमें R1 हमारा है पहला प्रतिरोध और R2 है हमारा दूसरा प्रतिरोध और R3 है तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। ठीक है, तो विद्युत शक्ति की हमारी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से, जिसमें सब क्या कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि जिस दर से हमारी ऊर्जा खर्च होती है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा क्षय मतलब खर्च होना। ठीक है, तो इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत शक्ति हम समझ गए। अब इस डेफिनेशन से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, वो क्या है? P बराबर W/T और हमारे इसके मात्रक होते हैं क्या? वाट और दूसरा होता है जूल प्रति सेकंड। तो हम विद्युत शक्ति समझ चुके हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।